स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मूवमेंट का। बच्चों मूवमेंट का क्या मतलब है? तो मूवमेंट का सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन प्लेस फ्रॉम वन रेफरेंस पॉइंट टू अनदर रेफरेंस पॉइंट। जब किसी बॉडी का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होता है तो उसे मूवमेंट कहते हैं, यानी कि चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन बच्चों दो कैटेगरी का हो सकता है, या तो विजिबल मूवमेंट हो सकता है या इनविजिबल मूवमेंट हो सकता है। अगर विजिबल मूवमेंट की बात करें तो डेली हम लोग देखते हैं कार का मूव होना, बस का मूव होना, ट्रेन का मूव होना, या किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी ह्यूमन बींग्स का मूव होना, या किसी एनिमल्स का मूव करना। तो जितने भी मूवमेंट है इसको विजिबल मूवमेंट कहते हैं, ये हम लोग रियलाइज कर पाते हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसा है जिसे हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते, जैसे किसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का मूव करना। साइटोप्लाज्म का मूव करना ये कहलाता है साइक्लोसिस। बच्चों इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है जिसे साइक्लोसिस कहा जाता है। या फूड लेने के बाद उस फूड का जो न्यूट्रिएंट्स होता है बॉडी के अंदर कैसे मूव करता है ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये विजुअल इनविजुअल मूवमेंट के कैटेगरी में आता है, जैसे मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेसेसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट की क्या आवश्यकता है? तो अगर किसी बॉडी पार्ट्स में इंजरी हो जाती है तो उस पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने की आवश्यकता होती है। तो आप कह सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल एंड टिश्यूज। सेल एंड टिश्यू को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट की आवश्यकता है। दूसरी बात बच्चों, किसी भी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में एक वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बॉडी को प्रॉपर डेवलप होने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के अंदर सप्लाई होना आवश्यक है। तो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई भी एक तरह का इनविजिबल मूवमेंट है जिसे हम लोग नहीं रियलाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक साथ हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, ये जितने प्रोसेस है, जितने बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक साथ हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब नाम से ही पता चलता है, कैटाबॉलिज्म यानी कि काटा जा रहा है। इसका मतलब है एक लार्ज मॉलिक्यूल से अगर छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ लार्जर मॉलिक्यूल। बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कैटाबॉलिज्म का एक एग्जाम्पल है। एक लार्ज मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इस लार्ज मॉलिक्यूल से एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है और स्मॉलर यूनिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब एक लार्ज मॉलिक्यूल टूट करके छोटा छोटा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एग्जांपल आप दे सकते हैं बच्चों डाइजेशन, उसके बाद रेस्पिरेशन। जैसे आप देखते हैं रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब समझ गए, किसी लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होना। दूसरा पार्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू माइक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉलर वन, यानी कि छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर के बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनने के प्रोसेस को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। जैसे हम लोग फूड लेते हैं, फूड लेने के बाद उसका ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे माइनर स्मॉलर पार्टिकल्स में, फिर सारे पार्टिकल्स को मिला करके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, फैट बनाया जाता है, फिर प्रोटीन बनाया जाता है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जब लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसे कहते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स है यहाँ पे और एनर्जी दोनों मिलकर के एक लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है।
तो बच्चों इसे कहेंगे हम लोग एनाबॉलिज्म। करेक्ट। चलिए, एनाबॉलिज्म का एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस ले सकते हैं। चूँकि आप जानते होंगे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लिया जाता है, वाटर रूट से अर्थ से एब्जॉर्ब किया जाता है, और सनलाइट से एनर्जी लेकर के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के एक लार्जर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तब इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बात करें बच्चों, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग न्यूट्रिएंट रिच फूड बॉडी के अंदर लेते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के अंदर जब इस्तेमाल होता है तो उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर डेवलप होने के लिए, उसकी बॉडी को प्रॉपर डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और न्यूट्रिशन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। अब बच्चों बात करें न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है, उसको कलेक्टिवली एक साथ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बच्चों न्यूट्रिएंट्स में क्या हो सकता है, तो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है। एक को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बच्चों, वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में बॉडी को आवश्यक होता है उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को स्मॉलर अमाउंट में आवश्यक होता है उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स रखा जाता है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को हम लोग रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड का क्या इम्पोर्टेंस बच्चों, जैसे किसी व्हीकल को चलने के लिए उसके अंदर फ्यूल की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। तो फूड को एनर्जी भी कहा जाता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का यूज़ करना मतलब एनर्जी का गेन करना। तो फूड जो है एनर्जी का एक सोर्स है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल बॉडी अपने इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए करता है, या हम लोग डेली का जो अपना काम करते हैं उस काम में जो एनर्जी खर्च होती है वो फूड से ही हम लोगों को मिलता है। बच्चों एक तो हो गया सप्लाई ऑफ एनर्जी, फूड का वर्क। दूसरा फॉर्मेटिव फंक्शन, बॉडी के अंदर अगर किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उस नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी सप्लाई किया जाता है फूड के द्वारा। दूसरा हो सकता है बच्चों रेगुलेटिव फंक्शन, फूड का रेगुलेटिव फंक्शन भी होता है। जैसे मान लिया जाए बॉडी के अंदर एक लाइफ प्रोसेस चल रहा है, एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन में फूड का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। फूड क्या करता है, चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करवाने में मदद करता है। जैसे आप मान लीजिए बॉडी के अंदर अगर हम लोग फाइब्रस फूड लेते हैं तो बॉडी के अंदर जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। और आप कह सकते हैं ब्लड प्रेशर, किसी बॉडी का ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन करना है तो उसमें फूड का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आप जानते होंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल अब थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट करता है तो बॉडी का जो बैलेंस है ब्लड प्रेशर का वो डिस्टर्ब हो सकता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना ये भी फूड का काम है, क्योंकि फूड ही एनर्जी देता है, उसी एनर्जी के कारण बॉडी का प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली दो कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने से पता चल रहा है जो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। जैसे प्लांट्स को आप देख लीजिए, प्लांट्स क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी गेन करता है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है और रूट से वाटर रिसीव करता है, और सबको रिसीव करके इस लीफ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट को देता है। तो बच्चों ये प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स वैसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, इट मीन्स अपना फूड ये खुद बनाता है। और दूसरा मोड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
तो अगर अब मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। वो अपना फूड किससे रिसीव करता है? प्लांट से रिसीव करता है या प्लांट प्रोडक्ट से रिसीव करता है। बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो बच्चों दो कैटेगरी हो सकता है इसमें। एक फोटो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा केमो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, केमो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। एक हो सकता है फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हो सकता है केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में वैसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना फूड बनाता है जैसे प्लांट्स। दूसरा केमो ऑटोट्रॉपिक यानी कि एनर्जी नेचर में जो केमिकल रिएक्शंस होता है उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना फूड बनाता है, उसे कहते हैं केमो ऑटोट्रॉपिक। तो केमो ऑटोट्रॉपिक बेसिकली ये परफॉर्म करता है कौन? तो बच्चों ये बैक्टीरिया परफॉर्म करता है, केमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया परफॉर्म करता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक कौन परफॉर्म करता है? तो बच्चों ये ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करता है फोटो ऑटोट्रॉपिक। फिर बात करें हेटेरो ऑटोट्रॉपिक का। हेटेरो ऑटोट्रॉपिक को बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट और होलोजोइक। सैप्रो का मतलब होता है रॉटन, वैसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड रिसीव करता है, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड रिसीव करता है, उसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक। पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक दो कैटेगरी का हो सकता है। पैरा मीन्स होता है अदर्स, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड और शेल्टर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिसीव करता है उसे कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट बच्चों दो कैटेगरी का हो सकता है, एक इक्टोपैरासाइट जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहता है और दूसरा इंडोपैरासाइट जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है। दो कैटेगरी इसमें बना सकते हैं, एक इक्टोपैरासाइट और दूसरा हो सकता है इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट बच्चों इक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल की बात करें तो ये लाइस हो सकता है इक्टोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट की बात करें तो आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल टेपवर्म का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को एक्सेप्ट करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को कंज्यूम करता है, फिर उसके बॉडी के अंदर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करके छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली हम लोग चार कैटेगरी बनाते हैं। बच्चों इसमें हर्बीवोर्स हो सकता है, हर्बीवोरस हो सकता है, कार्निवोरस हो सकता है, ओमनीवोरस हो सकता है और स्कैवेंजर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोर्स का। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे गोट आप एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा कार्निवोर्स की बात करें बच्चों, वो वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फ्लेश कंज्यूम करता है, तो फ्लेश कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं कार्निवोर्स। फिर थर्ड कैटेगरी ओमनीवोर्स आता है। ओमनीवोर्स में वैसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करता है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ्लेश को भी कंज्यूम करता है, उसे कहते हैं ओमनीवोर्स। जैसे एक एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का आप ले सकते हैं, ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर्स के कैटेगरी में आता है। फिर स्कैवेंजर की बात करें बच्चों, स्कैवेंजर वैसा ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेड और डिकेइंग बॉडी को कंज्यूम करता है, जिसको हम लोग लास्ट ट्रॉपिक लेवल के कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि स्कैवेंजर को नेचुरल क्लीनर भी कहा जाता है।
अगर किसी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया है और उसका बॉडी पड़ा हुआ है, डीके हो रहा है उसका बॉडी, तो उसके बॉडी को कंज्यूम करने के लिए ये स्कैवेंजर प्रेजेंट होता है और वो सारे उसके फ्लेश को खा करके नेचर को क्लीन करता है, इसलिए इसको नेचुरल क्लीनर भी कहा जाता है।